अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची और इबरत असर कहानी है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सच है, मोहब्बत इम्तिहान लेती है, सब्र का और इंसानी ज़र्फ़ का। मुझे भी अपने शोहर से बेपनाह मोहब्बत थी कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती थी। इसी मोहब्बत का नशा था कि हम किसी को खातिर में नहीं लाते थे। गोया शोहर और अपना घर मेरी कुल कायनात था। जीवन साथी की सच्ची मोहब्बत का अमृत हासिल था, मगर मोहब्बत ने जब इम्तिहान लिया तो मैं उस इम्तिहान में नाकाम हो गई। शादी के बाद 6 बरस हंसते बसते गुजर गए। हमें औलाद ना होने का कोई गम ना था कि हमारे बीच एक दूसरे की ज़ात की तकमील के लिए मोहब्बत मौजूद थी। ताहम कभी कभी जब मैं अपनी बहनों की गोद में बच्चों को हुमकता देखती तो दिल चाहता कि मैं भी उन फूलों से दामन भर लूं। ये आरजू एक पल को सर उठाती और फिर मेरे शोहर वसी की मोहब्बत की तपिश से वो पिघल जाती। मेरी शादी के 6 साल बाद सबसे छोटी बहन की शादी हो गई। 1 साल गुजरा था कि बेटी को जन्म देते वक्त वो फौत हो गई और उसकी 1 दिन की बच्ची हकीकी माँ के साए और गोद की गर्मी से महरूम हो गई। मेरी बहन की नौज़ायदा कली को अब परवरिश के लिए एक माँ की ज़रूरत थी और मुझे एक बच्चे की, जो मेरी खाली गोद को औलाद की महक से भर दे। मेरे बहनोई ने मुझसे दरख्वास्त की कि आपा, जिस नेमत को आप तरस रही हैं उसे आपकी बहन इस दुनिया में लाकर खुद कब्र में जा सोई है। अब आप मेरी बच्ची को माँ का प्यार दे सकती हैं। मैं इसको किसी और के हवाले करने का हौसला नहीं रखता। लम्हा भर सोचे बगैर मैंने अपनी बहन की बेटी को अपने कलेजे से लगा लिया कि हम 4 बहनों में वो मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी थी। बेशक मैं औलाद को तरस रही थी और उसकी बेटी माँ की ममता को। अल्लाह ने अजब सबब बनाया कि मेरी बहन चली गई और अपने जिगर का टुकड़ा मेरी गोद की जीनत के लिए छोड़ गई। मैं नन्ही फिल्ज़ा को लेकर घर आ गई। जहाँ बहन की वफ़ात का सदमा था, वहाँ अल्लाह ने अपने तशक्कुर का सबब भी बनाकर फिल्ज़ा को मेरे घर पहुँचा दिया और मुझे एक बेटी की माँ बना दिया। औलाद ना देखी थी तो उसकी मोहब्बत का पता भी ना था। जब बाहों में बच्ची आ गई, चिश्मो रूह प्यार के एक नए जहाँ से आशना हुए। ममता का जज्बा तो अमर है, लेकिन मेरे शोहर वसी के दिल में भी नन्ही फिल्ज़ा ने घर कर लिया और वो उसको प्यार करने लगे। दफ्तर से आते ही उसे गोद में उठा लेते, फिर वो मुझसे चाहत भरी पजीराई के तालिब होते। तभी लगता कि उनको मुझसे ज़्यादा इस नन्ही मासूम की दिलकशी अपनी तरफ खींच लेती है। उनको बेटी से वालिहाना प्यार करते देखकर मेरा दिल फ़ख्र और मुसर्रत से भर जाता था। वक्त के दबे पांव चलते चलते फिल्ज़ा हम दोनों की मोहब्बत भरी छाँव में बड़ी होती गई। गुजरते माहो साल के साथ साथ उस बच्ची का प्यार हमारे दिलों में बढ़ता गया। अब हम खुद को भुलाकर उसको चाहने लगे थे। ये मेरी किस्मत थी कि मेरी गोद हरी ना हुई तो हमारे ख्वाब और हमारी सारी खुशियाँ फिल्ज़ा ही के गिर्द घूमने लगीं। मुझे रफ्ता रफ्ता ये एहसास होने लगा कि वसी मुझसे ज़्यादा बेटी को चाहने लगे हैं। आम हालात में तो ये कोई गैर मामूली बात ना थी कि बाप का औलाद से प्यार एक फितरी अमर है। माएँ तो इन बातों से खुश होती हैं, लेकिन मैं ना जाने कैसी माँ थी कि बेटी पर अपनी ज़ात को फोकियत देने लगी थी। अब मैं वाज़े तौर पर चाहती थी कि मैं तो फिल्ज़ा को चाहूँ, मगर वसी इस कदर ना चाहें कि मुझसे पहले उसकी बात सुने। हालांकि कुदरती अमर है कि बच्चे अपनी मासूमियत के सबब ही वालिदैन की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर लेते हैं। ये बात मगर मैं अभी समझ ना पा रही थी, शायद इसलिए कि मैं खुद फिल्ज़ा को अपनी कोख से जन्म देने के तजर्बे से नहीं गुजरी थी। वो अपनी मासूम अदाओं से हमें लुभाती, नित नई फरमाइशें करती और वसी उसकी हर फरमाइश को पूरा करते। उनको हर दम बेटी की खातिरदारी मतलूब थी। जो बात वो ज़बान पर लाती ये उसे दिल पर लिख लेते थे। वो एक हकीकी बाप की तरह उससे प्यार करते थे, जबकि मेरा रवैया अब उनकी मोहब्बत से शाकी रहने लगा था। फिल्ज़ा अब 7 बरस की हो गई थी। वो अब भी मेरे साथ सोने की ज़िद करती। तब वसी कहते कि गुल, तुम फिल्ज़ा के साथ उसके कमरे में सो जाओ, मैं अकेला ही सो जाऊंगा, और वो ऐसा ही करते। अगर बच्ची मेरे साथ हमारे बेडरूम में सो जाती तो वो उठकर दूसरे कमरे में चले जाते।
मगर बेटी की नींद को डिस्टर्ब न करने देते। मैं बेटी को समझाती कि फिल्ज़ा अब तुम बड़ी हो गई हो, अपने कमरे में सोना चाहिए। वो कहती नहीं मम्मा, मुझे आपके बगैर नींद नहीं आती। उसने मैट्रिक पास कर लिया तो वसी ने एक ज़रूरतमंद बूढ़ी खातून को दिन रात के लिए फिल्ज़ा की देखभाल के लिए रख लिया। वो हमारी बेटी के हमरा उसके कमरे में सोने लगी। तब फिल्ज़ा ने अपने कमरे में मेरे बगैर सोना कबूल किया। वसी कहते थे कि घर में अकेला बच्चा बड़ी मुश्किल में रहता है। हमारी फिल्ज़ा असल में अकेली है, उसको बहन भाई के रिश्तों की कमी महसूस होती है, तभी वो हम दोनों को अपनी तन्हाई का साथी समझती है। तब मैं सोचती, कह दूं कि इस अकलौती ने तो आप ही को मुझसे बेगाना कर दिया है। ये सच है कि वसी ने भी कभी उसके भरोसे को ठेस न पहुंचाई, ताकि बेटी को लगे कि वो सबसे ज़्यादा उससे प्यार करते हैं, क्योंकि बाप का प्यार ही बच्ची का भरोसा और उसका गरूर था जो उसको बाएतमाद बनाता था। वो अगर कहती थी, बाबा आज मेरी सहेली ने बहुत खूबसूरत शॉल ली हुई थी, शाम को वसी के हाथ में बेटी के लिए एक बेहद खूबसूरत शाल होती। वो उसकी कही हुई बात को कभी ना भूलते थे। मैं कुछ मंगवाने का कहती तो अक्सर भूल जाते। एक बार फिल्ज़ा ने कहा, पापा आज पिज़्ज़ा खाने को जी चाह रहा है। तभी मैंने भी कहा, आप बाहर पिज़्ज़ा लेने जाएंगे तो मेरे लिए फ़लाँ चीज़ लेते आना। वो शाम को जाकर पिज़्ज़ा तो ले आए, मगर मेरी बताई हुई चीज़ लाना भूल गए। कहने लगे, ओहो भूल गया था, कल दफ्तर से वापसी पर लेता आऊँगा। ये एक बार की भूल नहीं थी, अक्सर ये होता। बच्ची की बातें कहीं याद रहती और मेरी कहीं भूल जाते, फिर माजरत करते। तब मुझे अपनी बेटी से हसद महसूस होने लगता। शायद कि मैं एक हासिद औरत थी। दिल में वहम बैठ गया कि मैं वसी की मोहब्बत की बिला शिरकत गैर मालिक नहीं रही हूँ। कभी कभी तो मैं इस कदर अपसेट हो जाती कि शोहर से रूठ जाती, कई दिनों तक सीधे मुंह बात ना करती। तब उनका दिल मोम की तरह पिघल जाता। मुझे समझाते कि नादान खातून, ये हमारी बेटी है, इसे हम दोनों के प्यार की ज़रूरत है। बेटियां पराया धन होती हैं, आज हमारे घर में है, कल किसी और के घर चली जाएगी, ना जाने फिर इसको प्यार मिले ना मिले। मैं फिल्ज़ा को प्यार सिर्फ तुम्हारी वजह से करता हूँ। बीवी प्यारी होती है ना, तभी औलाद भी प्यारी होती है। वसी तो ठीक कहते थे, मगर उनकी बातें मुझ पर सिर्फ वक्ती तौर पर असर करती थीं। अगले लम्हे में फिर उनको भुला देती। ये दुरुस्त है कि मुझे भी फिल्ज़ा प्यारी थी। उसे मैंने बहुत प्यार से पाला था। उसके बगैर अपने घर में दिल ना लगता था। वो मेरे घर की रौनक थी। उसे कॉलेज से आने में ज़रा सी देर हो जाती तो मैं परेशान हो जाती। तभी सोचती, अगर इसका हकीकी बाप फिल्ज़ा को मुझे ना सौंपता तो मैं बेऔलाद ही रह जाती। डॉक्टरों ने ये तस्दीक कर दी थी कि मैं बांझ हूँ। क्या खबर कभी वसी के दिल में दूसरी शादी का ख्याल जाग पड़ता। अगर वो इस बच्ची को अपनी दिल से बेटी कबूल ना करते तो इस सोच से दिल अल्लाह के शुक्र से मामूर हो जाता कि उसने फिल्ज़ा की सूरत में मुझे औलाद से नवाजा और हम ज़माने में किसी बच्ची के वालिदैन कहलाते हैं। ये सब बातें समझते हुए भी ना जाने क्यों कभी कभी ये महसूस होता कि फिल्ज़ा जीत रही है और मैं हार रही हूँ। शायद कि मेरी फितरत में ही कमज़रफ़ी थी कि अपनी ही बेटी को अपने मद्दे मुकाबिल समझ लिया। मैं किसी नफ्सियाती आर्जे का शिकार थी, वरना हमारे घर के हालात बिल्कुल नॉर्मल थे और फिल्ज़ा मज़लूम को मेरे उस नफ्सियाती आर्जे का इल्म ना था। वो मेरे इस एहसास से भी नावाकिफ़ थी जो मुझे बेसकून रखने लगा था। वो मासूमियत से कहती थी, मम्मा न जाने आपको क्या हो गया है, क्यों इतनी चिड़चिड़ी हो गई हैं, बिला वजह पापा से उलझने लगती हैं। मम्मा न जाने आप पापा से इतना प्यार क्यों नहीं करती जितना वो आपसे करते हैं। उसको क्या कहती कि ऐ लड़की, वो तो मुझसे इतना प्यार करते थे कि दुनिया रश्क करती थी, तूने ही मेरा प्यार बांट लिया है। एक बार मेरे पैर में तकलीफ हो गई, वसी से कहा कि अस्पताल ले चलो। बोलो ठीक है, जल्दी से तैयार हो जाओ, तुमको दिखाकर फिर ऑफिस चला जाऊंगा। इतने में फिल्ज़ा ने कह दिया, पापा मुझे भी देर हो रही है, आज तो बहुत देर हो गई, कॉलेज की बस निकल गई है, मेरा इंग्लिश का टेस्ट है, प्लीज़ पहले मुझे कॉलेज छोड़ दें, वापसी में मम्मा को अस्पताल ले जाइएगा, मैं बहुत लेट हो गई हूँ। उन्होंने बेटी को इनकार ना किया, उसे गाड़ी में बिठाकर कॉलेज छोड़ने चले गए। इस पर मुझे इतना गुस्सा आया, क्या होता जो आज वो कॉलेज से छुट्टी कर लेती, उसको मेरे पैर की तकलीफ़ का ज़रा भी एहसास नहीं है। गुस्से में मैंने वसी की वापसी का इंतज़ार भी ना किया और मुलाजिम से कहकर टैक्सी मंगवा ली। उस दिन के बाद मैंने वसी से कई रोज़ तक बात ना की। वो भी ऐसी छोटी छोटी सी बातों पर मेरे रूठ जाने से तंग आ चुके थे।
انہوں نے میری پرواہ کرنی چھوڑ دی۔ یوں ہی جن دنوں ہماری بول چال بند ہو جاتی تو فلزا ہی ہمارے درمیان پل کا کام کرتی تھی۔ کہتی، مما اللہ کے لیے آپ تو بچوں کی طرح نہ روٹھا کریں، میں بہت بور ہو جاتی ہوں اور اب تو میرے امتحان ہونے والے ہیں، آپ کے اس رویے سے گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے، پاپا اور میں دونوں ہی پریشان رہتے ہیں۔ وسیع بھی سمجھاتے، گل اب تم 42 برس کی ہونے والی ہو، کچھ تو متانت اختیار کر لو، کیا اب بھی بچی ہی ہو، بات بات پر روٹھ جاتی ہو۔ تب سوچتی کہ میرا خاوند یہ بات کیوں نہیں سمجھتا کہ محبت کی طالب بیوی سدا بچی ہی رہنا چاہتی ہے۔ وسیع اس نقطے کو نہ سمجھ سکا کہ گھر میں اس کی محبت کی طالب ایک نہیں 2 بچیاں ہیں۔ اس طرح میرا صبر انتقام میں بدلنے لگا اور پھر میں نے اس حسد کی آگ میں جھلس کر اپنی ہی نازوں کی پلی ہوئی کو اپنی عاقبت نااندیشی کی بھٹی میں جھونک دیا۔ میری بیٹی ہمیشہ کلاس میں اول پوزیشن لیتی تھی، میڈیکل میں جانا چاہتی تھی، ڈاکٹر بننا اس کا خواب تھا، اور میں نے بغیر سوچے سمجھے اس کی شادی کی رٹ لگا دی۔ وسیع تو مجھے سمجھاتے رہ گئے کہ بچی کی شادی میں جلدی مت کرو، یہ فیصلے سوچ سمجھ کر کرنے کے ہوتے ہیں، لیکن میں نے بغیر ڈھیکے بھالے اور بنا سوچے سمجھے اس کو ایک ایسے گھرانے میں بیاہ دیا جو قطعی اس کے لائق نہ تھا۔ یوں میں نے بیٹی کا خواب چکنا چور کر دیا۔ سچ شوق کے باوجود وہ آگے نہ بڑھ سکی اور اس کا مستقبل میری جلد بازی سے تباہ ہو گیا۔ وسیع سمجھاتے رہ گئے کہ اس کا میڈیکل کالج میں داخلہ ہو گیا ہے، اگر جلد شادی کرنی بھی ہے تو دیکھ بھال کر کریں گے، کوئی مناسب رشتہ مجھے خود تلاش کرنے دو، ہو جائے گی ہماری بیٹی کی شادی۔ مگر میری ایک ہی ضد تھی کہ اب اور نہیں پڑھنا ہے، بس اس کی شادی کرنی ہے۔ وہ بیچاری بلکتی رہ گئی، میرے گلے میں باہیں ڈال کر منتیں کرتی رہی۔ میں اس کا دکھ نہ سمجھ سکی۔ اگر میں نے اسے اپنی کوکھ سے جنم دیا ہوتا، میں اس کی حقیقی ماں ہوتی، تو کبھی اس کو ایسے روتا اور بلکتا نہ دیکھ سکتی۔ میرا دل ضرور پسیج جاتا۔ اس بچی نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور میں نے پھر بھی اپنی سی کر دکھائی، صرف یہ دکھانے کو کہ میری بھی کوئی حیثیت ہے، چاہوں تو کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ سو میں نے اور تو کیا کرنا تھا، اپنی انا پرستی میں، اپنی کمظرفی میں اپنی پیاری بیٹی کا مستقبل تباہ کر دیا۔ جو پہلا رشتہ کسی نے بتایا، نہ لڑکے کے گن دیکھے نہ خاندان کا پتہ کیا، چٹ منگنی پٹ بیاہ کر دیا۔ وسیع کو میری جلد بازی سے بہت صدمہ ہوا اور وہ بیمار پڑ گئے۔ میں نے پرواہ نہ کی، انہوں نے بیماری کے باوجود سارے انتظامات کیے۔ فلزا کا حقیقی باپ امریکہ میں تھا، اس نے وہاں شادی کر لی تھی اور پھر کبھی پلٹ کر اپنی بیٹی کی خبر نہ لی کہ اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ پہلے تو کبھی کبھی فون کرتا تھا، پھر اس کے فون آنے بھی بند ہو گئے۔ فلزا روتی دھوتی رخصت ہو گئی۔ میں نے سکھ کا سانس لیا، جیسے ایک بڑا بوجھ میرے سر سے اتر گیا ہو۔ لیکن جب پہلی بار جا کر میں نے بیٹی کا سسرال دیکھا اور اس کے سسرال والوں کا رہن سہن دیکھا تو کلیجہ منہ کو آ گیا، دل تھام لیا۔ میں تو سکتے میں رہ گئی۔ یا الہی، یہ میں نے کیا ظلم کیا؟ کیوں پڑوسن کی چکنی چپڑی باتوں پر اعتبار کر کے اس کے کزن کے لڑکے سے اپنی بیٹی کو بیاہ دیا؟ خود تحقیق بھی نہ کی۔ پڑوسن جو اول پھول بکتی رہی اسے سچ سمجھتی رہی۔ نہ ہی لڑکا انجینئر تھا اور نہ ہی تعلیم یافتہ، محض انڈر میٹرک تھا، جبکہ اس کا سارا خاندان بھی ان پڑھ لگا۔ ظاہری شان و شوکت بنانے کے لیے انہوں نے قرضہ لے کر دھوم دھام سے شادی کی، اس لالچ میں کہ لڑکی اکلوتی ہے، اس کے والدین کا سب کچھ اسی بچی کو ملے گا۔ ان کی ہر بات میں 100 جھوٹ چھپے تھے۔ فلزا میرے جگر کا ٹکڑا، اب اس کے دکھ دیکھے نہ جاتے تھے۔ اس نے بہت کوشش کی، نبھا کی، ہر دکھ سہنے کی، مگر میں اس کو اور دکھی نہ دیکھ سکتی تھی، سو طلاق کرانی پڑ گئی۔ اسے گھر لے آئی۔ بیٹی کی طلاق کو سال ہوا تھا کہ وسیع رضائے الہی سے وفات پا گئے۔ نیک بندے تھے، اللہ نے پہلے ہی انہیں بلا لیا اپنے پاس۔ حقیقی باپ نہ ہونے کے باوجود فلزا کو ہمیشہ حقیقی باپ سے بڑھ کر پیار دیا۔ باپ کی وفات کے بعد فلزا نے ہمت نہ ہاری، پھر سے کالج میں داخلہ لے لیا۔ ڈاکٹر تو وہ نہ بن سکی، پر گریجویشن مکمل کر لی اور پھر بی ایڈ کر کے ٹیچر ہو گئی۔ اس نے دوبارہ شادی نہ کی، اسے شادی سے نفرت ہو گئی تھی۔ ملازمت کر کے وہ میرے بڑھاپے کا سہارا بن گئی۔ اب اسی کے آسرے پر زندہ ہوں۔ وہ میرا خیال رکھتی ہے، مجھ سے بے پناہ پیار کرتی ہے۔ تب میں خود کو مجرم محسوس کرتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ واقعی میں ماں کے رتبے کے لائق نہ تھی، میں ایک کمظرف عورت تھی، اسی لیے اللہ نے مجھے ماں کے رتبے پر فائز نہ کیا۔
میں تبھی بانجھ رہی کہ مائیں تو بیٹیوں کے سنہرے مستقبل کے سپنے دیکھتی ہیں، اور میں کیسی ماں تھی کہ خود بیٹی کے خوابوں کی ہی قاتل بن گئی۔ شاید اللہ نے میرا امتحان لینا تھا، مجھے اس حقیقت سے باور کرانا تھا کہ اللہ کے ہر فیصلے میں مصلحت ہوتی ہے، وہ انسان کو دے کر بھی آزماتا ہے اور نہ دے کر بھی۔ اللہ نے مجھ پر میری حقیقت کھولی کہ میں ایک کم ظرف، حاسد اور محبت کے جذبوں سے عاری عورت تھی، اسی لیے اللہ نے مجھے بانجھ رکھا تھا۔